कब तो तुरंत गूगल पे डालोगे आप कारण मिल जाएगा। और कारण कैसे अप्रोच करना है तो देख लोगे। ब्रासी कफ कहा जाता है, ब्रास कहा जाता है किसको? तांबे को। पित्तल को ब्रास कहा जाता है। ब्रास बैंड पार्टी लिखा रहता है ना जी, ब्रास बैंड पार्टी। वो क्यों उसका नाम ब्रास बैंड पार्टी रहता है? पीतल तांबे का होता है। उसको बैंड पार्टी में पीतल वाला सब भोंपू यूज करता है, इसीलिए उसका नाम ब्रास बैंड पार्टी है। ऐसे नाम नहीं रखा जाता है कोई, हर नाम के पीछे कारण है। तो वही ब्रेसी कफ है ये। मतलब इसमें जो आवाज आएगी वो ऐसे आएगी जैसे पित्तल को गिरा दो तो जो आवाज खट, वो तेज बर्तन के खटक गिरने जैसी जो आवाज आती है वैसे खांसी होगी, टन टन एकदम मारेगा, कनाक कनाक। तो ब्रेसी कफ, ब्रेसी कफ का कारण क्या है? देखो, अगर तुम हमको ऐसे देख रहे हो तो ये आगे मेरा खाने का नली है, उसके नीचे सांस की नली है, फेफड़ा है दोनों तरफ, पीछे रीढ़ की हड्डी है, यहाँ हार्ट है। अंदर का जो बीच वाला खाली जगह रहता है उसको हम लोग मीडियास्टिनम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम। जैसे कि अगर ये मान लो कि ये पूरा चेस्ट वॉल है, तो चेस्ट वॉल में ये फेफड़ा का पार्ट हो गया, ये पीछे की बैक की दीवार हो गई, तो ये फेफड़ा का एक लोब है, ये दूसरा लोब है, यहाँ हार्ट है, तो बीच में भी तो जगह है ना। तो जो भी खाली जगह है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम। अब मीडियास्टिनम में बहुत सारा स्ट्रक्चर रहता है। हम लोग का मुख्य खाने का नली, सांस का नली, खून का नली सब इधर से ही गुजरता है। तो मीडियास्टिनम वाले एरिया में अगर कोई ट्यूमर हो जाए या यहाँ का गाइटर हुआ, जो क्या गाइटर को हिंदी में क्या कहते हैं जी? घेंघा अंदर की तरफ मीडियास्टिनम में चला जाए, या कोई लिम्फ नोड इधर का है, लिम्फ नोड होता है मीडियास्टिनम में, वो बढ़ जाए। तो जब भी मीडियास्टिनम से रिलेटेड कोई भी खांसी उत्पन्न हो रहा है, जो कारण उसका मीडियास्टिनम में कुछ पैथोलॉजी है, तो खांसी कैसा होगा? ब्रेसी कफ होगा। क्यों ब्रेसी कफ होता है? क्योंकि ये मेन ब्रोंकस को, जो मुख्य सांस का नली है, उसी को क्या करेगा? चापेगा, दबाएगा या इरिटेट करेगा। तो खांसी का कारण सांस की नली के बाहर है, ठीक ना? और इसीलिए खांसी कैसा आता है? ब्रेसी कफ। इसके बाद नॉक्टर्नल कफ है। तो नॉक्टर्नल कफ क्या है? नॉक्टर्नल कहा जाता है रात को, डायर्नल कहा जाता है दिन को। तो नॉक्टर्नल शब्द जहां आएगा इसका मतलब है कि खांसी इसका रात में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऐसी अगर खांसी है, ऐसा किन लोगों में होता है? तो जो बीड़ी सिगरेट पीने वाला स्मोकर होता है, उसमें जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप होता है तो उसको खांसी कैसा आएगा? रात में बढ़ जाएगा। टॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया, फाइलेरिया की वजह से इस्नोफिल्स की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, और ऐसे लोगों में जो खांसी आता है वो रात में ज्यादा आता है। कार्डियक अस्थमा ड्यू टू पीएनडी। कार्डियक अस्थमा क्या होता है भाई? देख लो, जैसे मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने का मतलब है कि यहाँ 120 प्रेशर रहना चाहिए, तो 160 प्रेशर है। क्या होगा? इसके वजह से हार्ट के इस चैम्बर को जितना ब्लड फेंकना चाहिए उतना फेंक पाएगा? नहीं फेंकेगा, लेकिन फेंकने के लिए उसको मेहनत क्या करेगा? ज्यादा करेगा। मेहनत ज्यादा करते करते इसके मांसपेशी क्या होगी? बढ़ जाएगी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एलवीएस डेवलप कर जाएगा उसको, बीपी के अगेंस्ट वर्क करते करते करते। फिर एक समय आएगा कि जब तक इसकी काबिलियत है पंप करेगा, एक दिन ही सरेंडर कर देगा कि भाई हमसे नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? अब इसमें ब्लड जमा रहने लगेगा, उसकी वजह से फिर इसके ऊपर, इस चैम्बर के ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा, तो धीरे धीरे राइट वेंट्रिकुलर क्या होगा? ये भी हाइपरट्रॉफी में जाएगा और फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में चला जाएगा। अब जब अगर ये फेल करने लगा तो क्या होगा कि
ब्लड तो यहाँ लॉज करके रह रहा है, ब्लड पूरा बाहर जा नहीं रहा है, तो ये ब्लड बैक प्रेशर से यहाँ भी इकट्ठा रहना शुरू हो जाएगा। और जब खून की नली में ब्लड बहेगा नहीं तो प्लाज्मा उसमें से क्या होगा, लीक कर जाएगा, और ये प्लाज्मा लीक करके फेफड़े के बेस में क्या रहेगा, इकट्ठा रहेगा। फेफड़ा एक तरह से पानी में डूबा हुआ है ऐसे। लेकिन थोड़ा बच्चा, वही पेशेंट जब सोएगा रात में, तो जो पानी ऐसे नीचे है वो पानी कैसे आ गया, फेफड़े के बेस में आ गया, तो ऐसे लगेगा पूरा फेफड़ा पानी में डूब गया। तो ऐसे लोग जब सोएंगे तो उनको दम फूलना शुरू होगा और खांसी आना शुरू होगा, तो वो भाग के खिड़की की तरफ जाएगा, उठ के बैठ जाएगा। तो उसी को कहा जाता है पैरऑक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, रात में होने वाला सांस लेने में दिक्कत। तो ये कब होता है, जब किसी कार्डियक पैथोलॉजी की वजह से अस्थमा लाइक फीचर डेवलप कर जाता है। सर सुबह आपने ये मरीज को उससे मतलब ये दिक्कत होगी, तो वो कार्डियक अस्थमा होता है। फाइलेरिसिस तुम लोग समझ रहे हो, फाइलेरिया का कीड़ी रात में ही घूमता है ब्लड में, तो रात में ही खांसी करेगा। बार्किंग कब, कुकुर खांसी, जैसे कुत्ता खांसता है, कुत्ता को कभी खांसना देखना, खांसेगा तो खांसते रह जाएगा, खांस के उल्टी पुल्टी सब कर देगा। ये कब होता है, डिप्थीरिया में, गलघोंटू में, और पर्ट्यूसिस मतलब बॉर्डेला पर्ट्यूसिस एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, उसके वजह से जो निमोनिया डेवलप करेगा, उसमें भी खांसी कैसा आएगा, बार्किंग कब आएगा। वो लोग बोलते नहीं है, रोज एगो दूगो बच्चा आता है जो बोलता है सर खांसते खांसते बच्चा उल्टी कर देता है। छाती में आला लगाओगे तो कोई साउंड नहीं, एडिशनल साउंड नहीं है, नॉर्मल एयर एंट्री है, लगेगा छाती में कुछ है नहीं, बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर रहा है। क्यों? क्योंकि बॉर्डेला पर्ट्यूसिस क्या करता है, सांस की नलियों में सूजन कर देता है, और सूजन होगा तो इरिटेशन होगा, इरिटेशन से पेशेंट खांसते खांसते वोमिट। वोमिटिंग में फेफड़े में से कुछ नहीं आता है, पेट वाला मटेरियल इतना प्रेशर से खांसता है कि जो पेट में है सब। अब इसके अलावा तुमको कोई खांस रहा है और इसमें से कोई कारण तुमको नहीं मिल रहा है, तो उसको कहेंगे कि क्या कर रहा है, नखड़ा कर रहा है, मेलिंगरिंग कर रहा है। ऐसा औरतों में ज्यादा होता है, फीमेल्स में। तो नखड़ा करने को मेलिंगरिंग कहा जाता है, या फंक्शनल न्यूरोसिस डिसऑर्डर कहा जाता है, FND, या हिस्टीरिया। ठीक है, तो ये है पूरा खांसी का। अब बात करते हैं बलगम की। तो बलगम में हम लोग क्या चीज देखते हैं कि कितना मात्रा में आ रहा है, कलर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, और उसमें गंध है कि नहीं है। बहुत ज्यादा मात्रा में बलगम 100 ml 150 ml बलगम कहाँ निकलता है, ब्रोंकिएक्टासिस में, अभी बताए थे बीड़ी सिगरेट वालों में, पल्मोनरी टीबी में, ट्यूबरकुलर निमोनिया जो होता है उसमें कैविटी बन जाए, वहाँ भी बलगम ज्यादा मात्रा में आएगा। और LA क्या है, लंग एब्सेस हो गया, फेफड़े में क्या हो गया, घाव हो गया। कम मात्रा में खांसी बलगम कहाँ आता है, अस्थमा में, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन है उसमें, और ड्रग इंड्यूस्ड जो कफ है। इसके बाद कलर की अगर बात की जाए तो ग्रे हल्का पीलापन लिए जो बलगम आता है वो ब्रोंकियल निमोनिया में आता है। काला कलर का जो बलगम आता है वो सिगरेट बीड़ी पीने वालों में, कोयले की खदान में काम करने वालों में, या फंगल निमोनिया हो गया है तो उसके बैठी अच्छा कर। ठीक है, रस्टी कलर, रस्टी मतलब जंग लगना जैसे होता है, तो जैसे जंग होता है ना, जंग के कलर का अगर बलगम आ रहा है तो ये पहचान है कि न्यूमोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, उसकी निमोनिया है, इसके वजह से आ रहा है। ब्रिक रेड, जैसे ईंटा, ब्रिक मतलब ईंट होता है, ईंट के जैसा लाल बलगम आए वो क्लेप्सिएला में आ सकता है, या सेरेसिया एक बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन से
भी आ सकता है। पिंकिश कलर का, गुलाबी कलर का कब होगा? जब फेफड़े के बेस में पानी इकट्ठा हो जाएगा, तब जो बलगम आएगा वो कैसा आएगा? पिंक आएगा, पिंक, गुलाबी। और चॉकलेट ब्राउन कलर का, अगर कोई यहाँ का एमीबिक लीवर एब्सेस है, ये रप्चर कर गया है, उसकी वजह से जो बलगम आ रहा है वो कैसा आएगा? चॉकलेट के कलर का। और रेड कलर का जो बलगम आता है उसको हम लोग खून आता है तो क्या कहते हैं? हीमोप्टिसिस। इसके बारे में तो डिटेल यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ नहीं जानना है। इसके अलावा बनावट पर कहता है तो बिल्कुल पानी जैसा जो बलगम आ रहा है वायरल निमोनिया का पहचान है। हल्का म्यूकस आ रहा है तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सिगरेट वाला, या ब्रोंकियल अस्थमा में। और जिसमें म्यूकस भी है और मवाद भी है, ऐसा किस में आएगा? बैक्टीरियल निमोनिया वाले में ऐसा बलगम आएगा। तो जब पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब खांसी के साथ बलगम आ रहा है, तो पूछोगे ना उससे कि कितना आ रहा है, किस कलर का आ रहा है, और उसकी बनावट कैसी है, उसमें गंध है कि नहीं। तो उससे तुमको बीमारी के बारे में पहुंच होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही बीमारी का डायग्नोसिस बनता है। पेशेंट कहा खांसी, तो जब तक तुम क्लिनिकल नहीं पढ़ोगे तुम खांसी लिख के भेज दोगे। अब तुम क्लिनिकल पढ़ लिए तो तुमको पता है कि खांसी के बाद क्या पूछना है उससे, स्पुटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये सारी चीजें। फिर उसके साथ क्या पूछोगे? हाथ हो रहा है, तो हाथ हो रहा है तो तत्काल डेवलप किया है कि लंबा टाइम से हो रहा है, तब ना तुम डायग्नोसिस तक पहुंचेगा। तो अब मान लो कोई पेशेंट आया, बोला कि डॉक्टर साहब हमको खांसी है, बुखार है, 4-5 दिन हो गए, तो हम पूछेंगे भाई खांसी में बलगम आ रहा है? तो हाँ जी बलगम आ रहा है। कैसा आ रहा है? लाल कलर का आ रहा है डॉक्टर साहब। तो 4-5 दिन का है तो हम टीबी तो नहीं सोचेंगे, हम रेड कलर वाला बलगम और किसमें आता है? क्लेब्सिएला में और सेरेसिया में। तो हम सोचेंगे इसको क्लेब्सिएला का निमोनिया हो गया है, हम क्लेब्सिएला का एंटीबायोटिक देंगे। इम्प्रूव कर गया तो ठीक है, नहीं करेगा तब हम आगे फिर टीबी के बारे में भी सोचेंगे उसमें, है कि नहीं? तो इसी तरीके से डायग्नोसिस तक आदमी पहुंच पाता है। गंध वाला ज्यादातर तब होगा जब कोई बलगम माने मवाद बनेगा, तभी गंध वाली बात आएगी। अब बात किया जाए हीमोप्टिसिस का, मतलब बलगम में खून आना। तो देखो बलगम में अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो टीबी में हो सकता है, छाती में कोई चोट लग जाए उसकी वजह से हो सकता है, या फेफड़े का कैंसर हो तब हो सकता है। इसके अलावा अगर जो खून है वो फेफड़े से ना आके गला से, मतलब ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं भी छीलने से भी आ सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा लाल कलर का बलगम इन दोनों के इन्फेक्शन में भी आता है, ठीक है। और सपोरेटिव लंग डिजीज, ब्रोंकिएक्टासिस मान लो पेशेंट को है, परमानेंट डायलेट कर गया, यहाँ बलगम इकट्ठा है, खूब जोर से खांसा, बलगम के साथ थोड़ा सा ब्लड आना नॉर्मल बात है, आ सकता है ना। वहां से बलगम का प्लग उखड़ा, थोड़ा ब्लड लेके उखड़ जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो तुम्हारा फेफड़ा से रिलेटेड कारण हुआ हेमोप्टिसिस, और हार्ट से रिलेटेड भी कारण होता है हेमोप्टिसिस का। क्या हो गया? एमएस डेवलप कर गया, मिट्रल स्टेनोसिस या मिट्रल रिगर्जिटेशन या पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन डेवलप कर गया। मिट्रल वाल्व कहाँ होता है जी? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। मिट्रल वाल्व कहाँ होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम में, बाइकस्पिड।
ट्राइकम्पिड वाल्व होता है, यही ना है। यहाँ जो वाल्व होता है लगता है कि 3 गो अस्प रख दिया गया है एक दूसरे के साथ, अर्धचंद्राकार वाल्व होता है। उसका काम होता है कि ब्लड को यहाँ से यहाँ जाने देगा, लेकिन यहाँ से यहाँ ब्लड को वापस नहीं जाने देगा। और मान लो कि पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ गले में, गला में टॉन्सिल हुआ और टॉन्सिल पे सफेद छाला हो गया। ऐसा कब होता है? स्ट्रेप्टोकोकस के टॉन्सिलाइटिस की वजह से होता है, हुआ। और उसके बाद से पेशेंट को क्या डेवलप कर गया? रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है ना जी। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के बाद कीट खोल रही है तो स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि बॉडी में ऐसा एंटीबॉडी बन जाएगा जो फेफड़े, जो ये मिट्रल वाल्व को जाके क्या करता है? डैमेज कर देगा। और मिट्रल वाल्व के डैमेज करने से उस पेशेंट में हार्ट का बीमारी शुरू हो गया। तो इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं? रूमेटिक हार्ट डिजीज। और इसका ट्रीटमेंट के लिए इन्हीं लोगों को पेनिड्योर का इंजेक्शन लगता है, पेंसिलिन वाला, हर 21 दिन पे 21 साल तक लगवाते रहिए। व्हाइट कलर का, हाँ, जो जल्दी लगता नहीं। तो उसके वजह से मान लो कि इसका मिट्रल वाल्व क्या हुआ? खराब हो गया। तो मिट्रल स्टेनोसिस डेवलप कर गया, मतलब ये ब्लड को जो है यहाँ से पार नहीं होने दे रहा है। तो प्रेशर क्या होगा? इसमें बढ़ेगा और यहाँ भी प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ की पतली खून की नलियां फट सकती है ना, और फटेगी तो खांसी के साथ बलगम में खून आ सकता है कि नहीं। तो हार्ट के किसी भी दिक्कत की वजह से जब बलगम में खून आएगा तो उसमें कारण कार्डियक कॉज हम लोग दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा मान लो पेशेंट का प्लेटलेट कम है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है, या लीवर फेल कर गया, उसका खून जमाने वाला कण नहीं बन पा रहा है, तो उन कंडीशन में भी बलगम के साथ खून आना हो सकता है। तो ये सब कारण है हेमोप्टिसिस का। अब हम लोग बात करेंगे दम फूलने का, डिस्निया। दम फूलता, सांस फूलता, ऐसा कब होता है? देखो, 2 चीज हो सकता है। या तो सांस लेने में ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा हो मरीज को, तब भी दम फूलेगा। या ऑक्सीजन की खपत क्या है? अंदर बढ़ गई है सेल के लेवल पे, तब भी दम फूलेगा। तो ज्यादा हवा अंदर भरने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा, उसमें कारण क्या क्या है? सीओपीडी, यहाँ हम लोग पढ़े हैं दोनों। इन कंडीशंस में पेशेंट को सांस अंदर लेने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो दम फूलने लगता है। ब्रोंकियल अस्थमा में, ब्रोंकिएक्टासिस में, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस का ब्रोंकोलाइटिस हुआ उसमें, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो इन सब कारणों में क्या होता है कि ज्यादा सांस लेने में ज्यादा दम लगाना पड़ता है, इसकी वजह से दम फूलने लगता है। वहीं पे अगर पेशेंट को खून कम है तो क्या है? उसका हीमोग्लोबिन, मान के चलो कि 100 को हीमोग्लोबिन रहा तो 400 ऑक्सीजन तक अणु लेके जाएगा, और उसमें 100 को रह गया, उसको चार्ज करके जगह पे 16 बार में सांस लेना पड़ेगा, तो उसकी वजह से सांस का रफ्तार बढ़ जाता है। या थायराइड बढ़ गया है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, उसकी वजह से भी क्या होगा? दम फूलेगा। या मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं, बच्चों को डेवलप कर जाता है एसिडोसिस, उसमें भी तो दम फूलता है, सांस तेज लेता है बच्चा। उसके बाद दम फूलने का कारण एक्यूट ऑनसेट भी हो सकता है और धीरे धीरे होने वाला भी हो सकता है। एक्यूट अचानक से दम कब फूलने लगेगा? जब कोई फॉरेन बॉडी जाके सांस के नली में क्या हुआ? रुक गया। या लैरिंग्स में सूजन हो गया, जो मेन जहाँ पे सांस का नली का ढक्कन है वहां पे। ऐसा कब होता है? डिप्थीरिया में, गलघोंटू में। या टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक गैस कब निकलता है जी? जैसे ये सब सीवर का चैम्बर खोलता है ना,
शहरों में सीवर सप्लाई है, जो नाली का सप्लाई है, तो उसमें बंद रहने से ना मेथेन वगैरह गैस सब इकट्ठा हो जाता है, और खोलेगा अचानक लगेगा ना तो लैरिंजियल एडिमा डेवलप कर जाएगा, यहाँ पे सूजन डेवलप कर जाएगा। और चूंकि मेन सांस के नली के ढक्कन पे ही सूजन डेवलप कर गया तो सांस अंदर नहीं जाएगा, तो अचानक से दम फूलने लगेगा। ऐसा उस समय भी होता है जब ड्रग रिएक्शन होता है, उसमें भी ऐसा होता है, ड्रग रिएक्शन में भी लैरिंजियल एडिमा डेवलप कर जाता है। रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस का इन्फेक्शन होगा, इसमें भी अचानक दम फूलने लगेगा, पेशेंट 1-2 दिन खांसेगा धीरे से और अचानक दम फूलना चालू। फेफड़ा का ये दीवार, मान लो इसमें अटैक पड़ गया, अटैक पड़ गया तो ये दीवार क्या हो गया, पंप नहीं करेगा, इसका पंप फेल करने लगा। फेल करने की वजह से यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा ना, तो अचानक दम फूलना, इसमें अचानक यहाँ से फट गया पानी, इसमें हवा भर गया, न्यूमोथोरेक्स डेवलप कर गया, तो भी अचानक दम फूलने लगेगा। ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक पड़े तो भी, निमोनिया बढ़ जाए तो भी, और लंबा टाइम मैंने धीरे धीरे करके दम फूलना शुरू हुआ, ऐसा कब होगा, जब इसमें पानी भरेगा, प्लूरल इफ्यूजन। सीओपीडी डेवलप कर जाए, सीओपीडी में भी धीरे धीरे दम फूलेगा। क्रॉनिक टीबी हो, हार्ट की बीमारी हो, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो, हीमोग्लोबिन कम हो, थायराइड बढ़ गया हो, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो या किडनी की बीमारी हो, तो इनमें जो दम फूलेगा वो धीरे धीरे दम फूलना चालू होगा। ठीक है, अब आ जाओ चेस्ट पेन पे। तो चेस्ट पेन अगर सेंट्रल चेस्ट पेन है, बीचों बीच हाथ में जा रहा है, जबड़े में जा रहा है, तो कारण कार्डियक है, हार्ट का कारण हो गया। और बीचों बीच खाने की नली में खाने के साथ दर्द हो रहा है तो GER कारण हो सकता है, या खाने की नली में कोई टीयर हो गया हो वो कारण हो सकता है, या ट्रैकिया जो मुख्य सांस की नली है इसमें स्वेलिंग हो गया उसके वजह से हो सकता है। ठीक है, और इधर साइड में दर्द है तो इसको पेरिफेरल चेस्ट पेन कहेंगे। ऐसा कब हो सकता है, ये प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट हो, प्लूराइटिस हो गया इसमें सूजन, तब रिब फ्रैक्चर हो जाए, छाती का बाती फ्रैक्चर हो जाए तब भी पेरिफेरल चेस्ट पेन होगा। और कोई मस्कुलर इंजरी हो गया, यहाँ कोई गुस्सा मार दिया तो यहाँ की मसल इंजर्ड हो गई तो भी जो पेन होगा वो पेरिफेरल चेस्ट पेन होगा, मतलब वहाँ पे बीचों बीच छाती में दर्द नहीं होगा, साइड में होगा। और पैरों में सूजन हो सकता है ना, पैरों में सूजन कब होगा, फाइलेरिया की वजह से भी हो सकता है, या लंबा टाइम से मान लो इसको अस्थमा रह रहा है पेशेंट को, अस्थमा की वजह से बार बार यहाँ पे डैमेज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो ये वेन है ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ जो खून जा रहा है इसको इसमें भेजने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, प्रेशर करना लगेगा, और प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करते करते फेफड़े का ये पार्ट, हार्ट का ये पार्ट धीरे धीरे क्या होगा, फेल्यूर में जाने लगेगा। ये ब्लड खींचेगा नहीं तो इसमें ब्लड इकट्ठा होगा, और ये नहीं खींचेगा तो पैरों में तो इसको जब हार्ट के वजह से या फेफड़े की वजह से हार्ट की फेल्यूर गया, और हार्ट फेल्यूर की वजह से जो दिक्कतें होती हैं उनको हम लोग कोर पल्मोनल कहते हैं, और उसकी वजह से पैरों में सूजन हो सकता है।